Hello everyone, welcome to my channel. I am Dr. Jyoti Bhatia, neuropediatric physiotherapist and MD acupressure therapist and a holistic therapist. Basically, I deal with the cases अगर आप लोगों की कोई भी रिकवरी एक प्लेट्यू पे फेस पे पहुंच गई है, बॉडी ने अडेप्ट कर ली है या फिर आपकी सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं और आपकी रिकवरी आगे नहीं बढ़ रही है ना। एक स्टेज पे आपको लग रहा है कि बच्चे को ऑटिज़म है, ADHD है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, सेरिब्रल पैल्सी या कोई भी डिसऑर्डर है, और अगर वो थेरेपी से आपका OT PT इन सब चीज़ों से एक स्टेबल प्लेट्यू फेज पे पहुंच गया है ना, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं हेल्प करती हूँ। एंड द मोटो ऑफ my therapies is to regain or to achieve autism and ADHD free world। ठीक है, अब जो ये मेरी थेरेपीज़ हैं है ना फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये थेरेपीज़ उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदा करती हैं जिनको इसमें फेथ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि अरे पॉइंट्स दबाने से कैसे भैया ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने ये भी डाला था कि आपको अगर रिकवरी तक जाना है, अगर सफलता आपको चाहिए तो आपको गोल ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। ठीक है, आंख बंद करके कि आपको चाहे बच्चे को ऑटिज़म है और OT की ज़रूरत है या नहीं, एग्रेसिव काम करने की, बियर वॉकिंग की, इन सब चीज़ों की उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है या नहीं, अगर आंख बंद करके OT करा रहे हैं तो रिकवरी ऑलरेडी 100% या फिर 80% या जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी और रिकवरी स्लो रहेगी। ठीक है, अगर ऑटिज़म की वजह से स्पीच डेवलप नहीं हो रही है तो उसमें जब तक अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, सोचने की शक्ति, आई कांटेक्ट, ये सब चीज़ें नहीं आ जाती तब तक स्पीच नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले से ही अगर सिर्फ स्पीच की दिक्कत नहीं है, खाली अगर स्पीच नहीं गई है, ऑटिज़म जिसमें अंडरस्टैंडिंग पार्ट अफेक्ट हुआ है, आई कांटेक्ट ही नहीं है, बच्चे को दुनिया की सोच समझ ही नहीं है, बच्चा फियरलेस है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है। अब उस केस में अगर आप खाली स्पीच थेरेपी से स्टार्ट कर रहे हैं थेरेपी, देन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो फिर रिकवरी नहीं आएगी। अगर अंडरस्टैंडिंग पहले बढ़ा रहे हैं, गुस्सा पहले, उसके बाद कम कर रहे हैं, आई कांटेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप स्पीच कर रहे हैं, स्पीच थेरेपी साथ करा रहे हैं या नहीं करा रहे, लेकिन पहले बाकी चीज़ों पे अगर काम कर रहे हैं तो स्पीच जल्दी आएगी। ठीक है, सेंसरी इश्यूज़ हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन पे या तो बाद में काम कर रहे हैं या फिर साथ साथ काम कर रहे हैं, दोनों आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो मेरा मोटो है, ठीक है, मेरा जो थेरेपीज़ का मोटो है, मेरा जो सेशंस का मोटो है, मेरा मोटो ये रहता है कि फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले, देखिए औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पे काम करती हूँ एंड साइड बाय साइड मैं उसके आई कांटेक्ट पे काम करती हूँ। सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आए। कोई भी मेरा जो पेशेंट है, जो किड्स हैं, जो लोग मुझ पे फेथ करते हैं, विश्वास के साथ जो थेरेपीज़ कराते हैं, है ना, तो उनमें से कोई भी बच्चे को ऐसा नहीं है कि अलग से स्पीच, पेरेंट्स की विल रहती है। ठीक है, पेरेंट्स का विल है कि वो अलग से OT कराओ, कुछ भी कराओ, स्पीच थेरेपी कराओ, लेकिन मेरे पेशेंट्स रहे हैं, किड्स रहे हैं, उसमें कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करती आप अलग से स्पीच थेरेपी कराओ, क्योंकि जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको अपने सराउंडिंग्स का पता चलता जाता है, कौन मम्मी है, तो अपने आप उसकी आवाज़ निकलती है, क्योंकि वो ऑटिज़म की वजह से नहीं निकल रही थी। द मेन कॉज इज़ ऑटिज़म। तो मेरे पेडियाट्रिक बच्चों में किसी ने को भी अलग से स्पीच थेरेपी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक्यू स्पीच थेरेपी, एक्यू प्रेशर से स्पीच वाले पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके मैं स्पीच लेकर आती हूँ उन बच्चों की, और बाकी पॉइंट्स से OT भी करती हूँ, जॉइंट पोजीशन सेंस थेरेपी, मैग्नेटिज्म, ऑडिकुलर, सब चीज़ गोल ओरिएंटेड करके मैं उसका आई कांटेक्ट, स्पीच, थिंकिंग, सेंसरी इश्यूज, सारी चीज़ों को कवर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा जो टारगेट रहता है वो रहता है आई कांटेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब कि जल्दी जल्दी मैं उसको कमांड फॉलोइंग करना सिखाने का मेरा रोल रहता है, मोटो रहता है। और इसका जो असर है वो मेरे उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों में होता है जो लोग मुझ पे फेथ रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनको मेरे ऊपर फेथ नहीं होता,
वो 10 जगह पे थेरेपी साथ साथ कराते हैं, और उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग आने के बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि इन पॉइंट से कुछ होता भी है या नहीं, और उनको ये पता नहीं चल पाता कि जो अंडरस्टैंडिंग आई कांटेक्ट वगैरह आ रहा है वो हमारा एक्यूप्रेशर्स पॉइंट्स की वजह से आ रहा है। तो ये जो एक्लेक्टिक अप्रोचेज़ होती है ना, जितनी भी ये जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं, उसका जो असर है वो फेथ के साथ ही आता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, और 10 सिटिंग्स में पॉइंट्स दबाते ही आने लग जाता है। और जिन लोगों को फेथ है, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारी जो कंसल्टेशंस मेरी ऑनलाइन होती है, उन लोगों को खुद पता है कि कैसे कैसे 10 डेज़ में 15 डेज़ में उन पर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है इसमें मेनली हम मेरिडियंस पे वर्क करते हैं कि जो बॉडी है उसमें या तो एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से हमारा बच्चे को ऑटिज़म हो रहा है, या फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा कम फ्लो कर रही है, तो उनके मेरिडियंस की एनर्जी फ्लो जो बॉडी से हो रही है उसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट्स पर्टिकुलर फंक्शन पे है, सिम्टम वाइज हम काम करते चले जाते हैं, सिम्टम वाइज करते चले जाते हैं, और बहुत ही जल्दी हमें रिकवरी मिल जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैम ऑटिज़म, हमने तो सुना है कि ऑटिज़म ठीक नहीं होता कभी भी, ये वो। तो मैंने कहा कि भैया, पहली बात तो ऑटिज़म का कॉज भी जेनेटिक है, ठीक है, लेकिन आपके जीन्स में जेनेटिकली भी आपके इतने सारे फैमिली में किसी को ऑटिज़म नहीं है, मैक्सिमम पेरेंट्स हैं उनके बच्चों में जीन्स में मतलब दूर दूर तक किसी को ऑटिज़म की नहीं है, फर्स्ट चाइल्ड है जिसको ऑटिज़म हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है बहुत सारे बच्चों में कि ऑटिज़म है। तो मैंने कहा, जब इसका कॉज ही नहीं पता कि किस वजह से ऑटिज़म हुआ है, कोरोना का जब आपको पता ही नहीं कि कौन सी दवाई सूट करेगी, तो फिर आप क्यों नहीं सिम्टम्स पे काम करके उसको ठीक करना चाहते। ठीक है, वही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है, हमें इतना पता है कि ठीक है, और ऑटिज़म ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, इसका जवाब मेरा यही है कि मेरे पास जो 50% बच्चे ऑटिज़म के आए एट द एज ऑफ 2 years 3 years, who were having no eye contact, no understanding, all the sensory issues, ठीक है, दो स्पीच, ठीक है, तो विद इन 3 to 6 months जो सारे बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में थे वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से बाहर निकल गए हैं। दे वर हैविंग ओनली 1 or 2 सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पीच पूरी आ चुकी है, लेकिन बस थिंकिंग वगैरह के थोड़ी सी कंप्लेंट्स हैं, तो वो स्पेक्ट्रम से बाहर ही निकल चुके हैं। देयर इज़ नॉट अ सिंगल कंप्लेन, कोई भी उनकी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाली कंप्लेन नहीं बची है, नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। कभी कभी बस ये है कि हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर शो करते हैं, जिसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। 3 to 6 months में वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जोन से बाहर आ गए। सो दिस इज़ द आंसर कि बच्चे ठीक होते हैं या नहीं होते। कुछ बच्चे हैं जिसमें 90 to 95% रिकवरी आ गई है, और जो बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम से निकल ही गए हैं, ठीक है, उनका यही आंसर है कि दे आर क्योर्ड फ्रॉम द ऑटिज़म। अब उन्हें प्रेजेंट में ऑटिज़म नहीं है, उनका असेसमेंट स्कोर ऑटिज़म की तरफ 0 है। थोड़ा बहुत हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर वो नॉर्मल चिल्ड्रन का भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, तो माई मोटो इज़ सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, आई कॉन्टैक्ट, फोकस, इन पे मैं कंसंट्रेट करती हूँ और इनकी वजह से बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्लेक्टिक अप्रोच है, अलग अलग जगहों पे भागने की ज़रूरत नहीं है, गोल ओरिएंटेड काम करें, रिजल्ट और जीत आपकी होगी। ठीक है, अब आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि ऑटिज़म में और हाइपर एक्टिविटी में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, अपने मूड से करना चाहते हैं, अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। उस दुनिया से उन्हें बाहर निकालने के लिए 5 पॉइंट्स में आज मैं आप लोगों को 5 to 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, जिससे उनका एंगर ख़त्म होगा, इरिटेबिलिटी ख़त्म होगी, एंग्जाइटी ख़त्म होगी, नर्वसनेस ख़त्म होगी, और वो अपनी उस दुनिया से बाहर आके, अगर स्पीच थेरेपी करा रहे हैं, अगर ओटी करा रहे हैं, उसमें फोकस और कंसंट्रेशन डालेंगे, और उस फोकस और कंसंट्रेशन की वजह से रिकवरी आएगी। छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें फेथ है उन्हीं पे असर आएगा। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, फोकस और कंसंट्रेशन उनका बढ़ा दूँगी, उसके बाद आप जो मर्जी थेरेपी कराइए। ठीक है, कंसंट्रेशन और फोकस वाले पॉइंट्स पे आप घर बैठे काम करिए, उसके बाद जो भी थेरेपी कराइए उसका रिजल्ट 3 गुना ज़्यादा आएगा। क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट आ रही?
क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन, फोकस और अटेंशन उस चीज़ पे नहीं है। क्यों नहीं स्पीच आ रही? उसका कंसंट्रेशन, फोकस नहीं है। क्यों वो नहीं लिख रहा? क्यों वो क्लास में नहीं बैठ रहा? क्यों सिटिंग इंटॉलरेंस है? बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग फोकस, कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. So let's move forward to the points for focus, concentration and attention and to reduce anxiety, anger, nervousness and irritability. सबसे पहला हमारा पॉइंट है LI4. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है LI4, जिसे हम कहते हैं मास्टर पॉइंट ऑफ हेड. बहुत ही आसान भी है, बहुत बार मैंने बता रखा है, बस यहाँ पे है. इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जो गैप है वो हमारा LI4 पॉइंट है, मास्टर पॉइंट ऑफ हेड. करना क्या है? 30 सेकेंड्स तक दिन में 3 बार दबाना है. 30 सेकेंड्स प्रेस करके रखना है दिन में 3 बार. ठीक है. कामिंग के लिए ब्लू बिंदी होती है. 15 डेज़ 3 बार दिन में प्रेस करिए और 15 डेज़ जब बच्चा सो जाए इस पर ब्लू बिंदी लगा दीजिए. माइल्ड प्रेशर पड़ेगा. 15 डेज़ के बाद ब्लू बिंदी को रिप्लेस कर दीजिए चने की दाल से. एक चने की दाल का दाना लगा दीजिए, पेपर टेप लगा दीजिए और उसके 15 डेज़ बाद आप मेथी दाना लगा दीजिए 2 to 3 पॉइंट्स पे. 2 to 3 मेथी दाना ऑन दिस पॉइंट. बच्चे की एंगर, इरिटेबिलिटी, फोकस बढ़ जाएगा और इनडायरेक्टली उसका आई कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LI11, जिसे हम कहते हैं कूलिंग पॉइंट. एल्बो की क्रीज पे यहाँ पे आपको 30 सेकेंड्स प्रेस करना है दिन में 3 बार. रात में जब बच्चा सो जाएगा 15 डेज़ ब्लू बिंदी, 15 डेज़ काला चना लगा लो या फिर चने की दाल का एक पीस लगा लो और 15 डेज़ मेथी दाना लगाना है पेपर टेप से. थर्ड पॉइंट है वो है हमारा स्टमक 36 पॉइंट. सिंपल, जो हमारी नी का पटेला है उसे 2 फिंगर्स नीचे. ठीक है. नी के पटेला से 2 फिंगर्स नीचे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं. ये हमारा स्टमक 36 पॉइंट, जिसे हम कहते हैं एनर्जी बूस्टर पॉइंट. बहुत सारे ऑटिज़म के बच्चों के पेरेंट्स ये भी कई बार आजकल मेरे पास कंप्लेंट कर रहे हैं. एक तो है टो वॉकिंग. टो वॉकिंग का कारण है एंग्जाइटी और हाइपर एक्टिविटी. और दूसरा जो कारण है दूसरा जो बहुत सारा कंप्लेंट देखा जा रहा है बच्चों में वो ये है कि बच्चा चलना नहीं चाहता, गोदी गोदी करता है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स वो है हमारा हैप्पीनेस पॉइंट, लिवर का थर्ड पॉइंट. ये हमारा बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जो फुट में होता है. बस थंब और ग्रेट टो और मिडिल टो के बीच में. ठीक है. 30 सेकेंड इसको प्रेस करना है दिन में 3 बार और रात में आपको ब्लू बिंदी लगानी है 15 डेज़ के लिए. उसके बाद चने की दाल और उसके बाद लगाना है मेथी दाना. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है पेरिकार्डियम 8 पॉइंट. ठीक है. ये सारे पॉइंट्स एंगल, इरिटेबिलिटी और हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर को कम करेंगे, जिससे रिकवरी जल्दी आएगी, अंडरस्टैंडिंग, आई कॉन्टैक्ट बढ़ेगा. जब उसे इरिटेशन नहीं होगी तो वो पूरा का पूरा ध्यान आपकी बातों में लगाएगा. तो ये पॉइंट्स, ये देखो सर, ये देखिए, ये हाथ की रेखाएं, ये वाली बड़ी वाली रेखा और ये इसके साथ में ये जो छोटी सी रेखा है. ठीक है. ये वाला यहाँ बीचों बीच ये पॉइंट है हमारा. ठीक है. 30 सेकेंड्स इसको प्रेस करना है, पेरिकार्डियम 8 को 30 सेकेंड्स दिन में 3 बार प्रेस करना है और रात में 15 डेज़ काम करने के लिए ब्लू बिंदी, 15 डेज़ के बाद काला चना और उसके बाद मेथी दाना. जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हमारा फुट का पॉइंट है, जो इंस्टेंटली रिलीफ देता है हमें एंगर और एक्साइटेबिलिटी में. तो उस पॉइंट पे हम काम करेंगे. थंब के अंदर की तरफ ये पॉइंट है. 30 सेकेंड्स दबाना है दिन में 3 बार. उसके बाद रात में 15 डेज़ ब्लू बिंदी, 15 डेज़ चना दाल और 15 डेज़ मेथी दाना.
तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो एंगर इरिटेबिलिटी को कम करेंगे और ऑटिज़म और ADHD में मिराकुलस इम्प्रूवमेंट लाएंगे। सो होप यू लाइक माई वीडियो। इन 6 पॉइंट्स पे आप लोग ट्राई करिए और इन 6 पॉइंट्स पे काम करके इनडायरेक्टली आप ये देखिए कितनी जल्दी इसको प्रेस करने से 7 डेज़ में आपको आई कॉन्टैक्ट, फोकस, अटेंशन, बच्चा जो मूडी है, जो ज़िद्दी बच्चा है, कैसे वो बिहेवियरल उसमें चेंजेस आते हैं और आप मुझे बताइए। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से फ्रेंड्स कि जिन जिन लोगों को इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो या तो कमेंट्स में बताते जाएं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मतलब एक्लेप्टिक अप्रोच में हम जाएं, ना करें, ऑटिज़म में क्या ट्रीटमेंट लें, गोल ओरिएंटेड करें, क्या होता है, सच में क्या टीवी उससे नुकसान होता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन लोगों को रिकवरी आ रही है, ठीक है, तो वो लोग और दुनिया में जो लोग हैं उनका भला करें। उनका भला कैसे करें कि विश्वास जो है वो दिलाना पड़ता है। ठीक है, अगर एक में इम्प्रूवमेंट आएगी तो दूसरा बच्चा भी करेगा, दूसरा बच्चा करेगा, तीसरा करेगा, और इस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड है वो ऑटिज़म से फ्री होगा। ठीक है, तो इस मैसेज को पहुंचाने के साथ साथ जिन बच्चों के में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो मैं उन सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो मुझे, जिनकी कंसल्टेशंस चल रही हैं, उन लोगों से मैं एक छोटी सी वीडियो एक्सपेक्ट करती हूँ, भले 1 लाइन 2 लाइन की। कुछ ऐसी वीडियोज़ आप मुझे भेजिए जिसमें मुझे पेरेंट्स के मैसेजेस चाहिए, पेरेंट्स के मैसेजेस होने चाहिए, पेरेंट्स के व्यू होने चाहिए कि आप लोगों को इस थेरेपी से कितना आराम आया, आपके क्या कमेंट्स हैं, बाकी दूसरे पेरेंट्स की हेल्प के लिए। क्योंकि अभी भी मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, जब तक कोई पेरेंट ये खुद नहीं बोलता कि हाँ हमारा बच्चा ठीक हुआ है, तब तक जो दूसरा पेरेंट है उसको अंदर से नहीं लगता कि हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। तो उस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी को बूस्ट करने के लिए, किसी भी पेरेंट्स के बच्चों में, जिन भी पेरेंट्स के बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो एक शॉर्ट सी वीडियो में, शॉर्ट सी ऑडियो में मैसेज मेरे साथ शेयर करेंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।